आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हुआ था। वे चाहते थे कि जो विश्व है उसको युद्ध के दुष्परिणामों से बचाया जा सके, मानवता को युद्ध की विभीषिकाओं से बचाया जा सके। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो महासभा और सुरक्षा परिषद का उद्देश्य क्या था कि विश्व दोबारा युद्ध की चपेट में ना आए, तो उसके लिए क्या क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि विश्व को युद्ध के विनाशकारी परिणामों से बचाने के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद का यह कार्य रहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं, उनका शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा जाए, ताकि दोबारा से हमारा जो विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में ना आ सके। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्थिक और सामाजिक परिषद के रूप में एक ऐसे अंग की स्थापना की गई है जो विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनके नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। और मान लीजिए विश्व में कहीं भी कोई प्राकृतिक त्रासदी या विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो उस समय आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा उनकी सहायता की जाती है। जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तो राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो निर्माण किया गया है, आर्थिक और सामाजिक परिषद इस धारणा पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं करती, वरना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और उनसे संबंधित अन्य समस्याओं के संबंध में उचित और प्रभावपूर्ण कार्यवाही पर भी निर्भर करती है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का यह उद्देश्य रहा है कि केवल राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने का प्रयास ना किया जाए, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और अन्य कारणों के द्वारा भी सामाजिक और आर्थिक स्थिरता भी प्रदान की जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। इस संबंध में उलेस जैसे विद्वान ने कहा है कि आर्थिक और सामाजिक समस्याएं युद्ध के अंतर्निहित कारण हैं। जरूरी नहीं है कि दो देशों के बीच में जब विवाद होता है वो युद्ध का कारण बनता है। ये माना जाता है कि यदि कोई देश आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त है तो वो समस्याएं भी युद्ध का कारण बन सकती हैं। तो युद्ध की विभीषिकाओं से बचाने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद को एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया कि वो विश्व में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करे। जो देश संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जो देश विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा उन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। इसकी संरचना के विषय में बताना चाहूंगी कि जब आर्थिक और सामाजिक परिषद का निर्माण किया गया था तो इसकी सदस्य संख्या थी 18। अब क्या है कि जो 1966 में चार्टर में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया और इसकी संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी गई। अब क्योंकि महासभा की सदस्य संख्या बढ़ रही है, यूएनओ की सदस्य संख्या बढ़ रही है, तो एक बार पुनः संशोधन करते हुए 1973 में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 61 कर दी गई है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में बताना चाहूंगी
कि यह एक स्थायी संस्था है और इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। देखिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसकी सदस्य संख्या 61 है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है। अब ये नहीं कि सभी सदस्यों का एक साथ चुनाव होता है, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक परिषद एक स्थायी संस्था है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त हो जाते हैं और नेक्स्ट वर्ष में फिर 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से यह एक स्थायी संस्था के रूप में कार्य करती है और जो सदस्य अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं वो सदस्य आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए पुनः निर्वाचित हो जाते हैं। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है और सुरक्षा परिषद की तरह यह व्यवस्था भी नहीं की गई कि इनमें से कोई सदस्य स्थायी होगा, कोई सदस्य अस्थायी होगा। सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही तरीके से किया जाता है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल केवल 3 वर्ष होता है। इसमें तथाकथित 5 बड़े सदस्यों का कोई रोल नहीं होता, ऐसा कि कुछ सदस्य स्थायी हैं या कुछ सदस्य ज़्यादा पावरफुल हैं। सभी सदस्यों की शक्तियां लगभग बराबर होती हैं। अब आती है मतदान प्रक्रिया। देखिए, जब आर्थिक और सामाजिक परिषद में सभी सदस्यों को केवल एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, तो उसमें प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की भांति आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में प्रत्येक निर्वाचित राज्य का केवल एक सदस्य बैठकों में भाग ले सकता है और इसमें निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। परिषद जब किसी विशेष राज्य के विषय में विचार विमर्श करती है तो तब वह उस राज्य को या उस राज्य के प्रतिनिधि को आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक में आमंत्रित कर सकती है। लेकिन ऐसे जो सदस्य होंगे उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। अब बात आती है आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधिवेशन की। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद हर साल 5 सप्ताह का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन आयोजित करती है और यह न्यूयॉर्क और जिनेवा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसका जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में या इनकी बैठकों में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और इनका प्रयास रहता है कि विश्व के कोई देश किसी विशेष प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त है, मान लीजिए कहीं भूकंप आया हुआ है, कहीं बाढ़ या सुनामी के कारण कोई राज्य में त्रासदी आई हुई है, तो उस समय आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का पूरे वर्ष के दौरान चलने वाला कार्य उसकी सहायक संस्थाओं, आयोगों और समितियों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे जो प्रमुख कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और उससे संबंधित मामले। जैसा हम देखते हैं, ये जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह विश्व में कई ऐसे देश हैं वो इतने पिछड़े हुए हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा। तो ऐसे समय में आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा उन्हें विशेष सहायता दी जाती है। साथ ही विश्व के वो देश
जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अवहेलना होती हो, वहां भी आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। यह सबके मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर तथा लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित अभिसमन के आलेख महासभा को प्रेषित करती है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों में संबंधित मामलों पर सम्मेलन भी बुला सकती है। हम कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद को जब यह आवश्यकता अनुभव होती है कि किसी भी विषय या किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उसे अन्य राष्ट्रों के साथ विचार विमर्श की आवश्यकता है, तो वह अन्य राष्ट्रों के साथ विचार विमर्श कर सकती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद को सूचनाएं प्रेषित करती है जब सुरक्षा परिषद को इसकी आवश्यकता होती है। महासभा के कार्यों की पालना हेतु में उसे सहयोग करती है। महासभा के अनुमोदन से आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के जो सदस्य तथा विशिष्ट एजेंसियों की प्रार्थना पर ये अपनी सेवाएं उनको देते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य विश्व को आर्थिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करना है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद और महासभा की हेल्प ले सकती है। वास्तव में गरीब, घायल या अशिक्षित जो लोग हैं उनकी सहायता करके आर्थिक तथा सामाजिक परिषद विश्व शांति की स्थापना में सहायता करती है। यह लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का भी प्रयास करती है। मैंने अभी आपको बताया कि विश्व में अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो इतने पिछड़े हुए हैं कि वहाँ के लोग ना तो भरपेट भोजन कर पाते हैं, ना ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद उनकी इन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करती है। और इसके निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में यद्यपि उसका सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है, महासभा भी एक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जिस अंग ने ईमानदारी से कार्य किया है तो वो अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। समितियों के तत्वावधान में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पिछड़े हुए देशों को दी गई तकनीकी सहायता तथा मानवीय अधिकारों की घोषणाएं इसकी प्रमुख सफलताएं मानी जाती हैं। तो ये था आर्थिक और सामाजिक परिषद का संगठन और कार्य। धन्यवाद।